गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई कि आज की क्लास में फिजिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है लाइट। और ये आज की क्लास में लाइट का पूरे का टेंशन आज हम कर देंगे खत्म। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि लाइट में ना जो है ना सर, वो लाइट में आपको दो चीज पढ़ना है, ठीक है। ये जो लाइट है, और लाइट बोले मेरे भाई तो प्रकाश, ठीक है। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इसमें हमको दो चीज पढ़ना है, ठीक है। पहला आपको पढ़ना है प्रकाश की परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। फिर आपको पढ़ना है इसी में मेरे भाई प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब यहां सोचना, प्रकाश की परावर्तन में हमें पढ़ना रहता है दर्पण के बारे में, ठीक है। और प्रकाश की अपवर्तन में हमें पढ़ना रहता है लेंस के बारे में। तो वो सब कुछ का ऑब्जेक्टिव यानी कहने का सेंस है मेरे भाई कि आज के बाद आपको पूरा का पूरा लाइट का टेंशन कर दूंगा खत्म मेरे भाई। ये तब आपको फील होगा जब आप इस क्लास को पूरा कर लीजिएगा। ये क्लास को अगर आप में है क्षमता, अगर आप में है दम, तो इस क्लास को तुम कर लो। अगर तुमसे एक क्वेश्चन भी छूट गया ना मेरे भाई, तो फिर मेरे को छोड़ करके चले जाना। तुम जा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जा करके देख लेना, मॉडल पेपर देख लेना, बुक देख लेना, कहीं से भी देख लेना, ये इतना से बाहर आएगा ही नहीं। हम आपके लिए सर लेकर के आए हैं लगभग 60 से 70 ऑब्जेक्टिव, ये सिर्फ लाइट चैप्टर से। और ये सारे का सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि ये आपको पता है कि फिजिक्स का सबसे बेहतरीन चैप्टर और सबसे ज़्यादा नंबर इसी से आता है आपको मेरे भाई, ठीक है। तो चलते हैं सर, क्लास को कर देते हैं शुरू। और क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने अपने हर दोस्तों तक बता देना, अपने अपने हर दोस्तों तक शेयर कर देना मेरे भाई। और अच्छा लगेगा ना तो लाइक भी कर देना, ठीक है सर। आइएगा जरा देखिएगा क्या कहता है। एक नंबर सवाल आपके लिए हमने लेकर के आया है। पहला सवाल कहता है ना सर क्या कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यानी कहने का सेंस है ये आपके पास चार ऑप्शन है। पहला जल है, दूसरा कांच है, तीसरा प्लास्टिक है, चौथा मिट्टी है। ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिससे लेंस नहीं बनाया जा सकता है? तो जल से मेरे भाई लेंस बनाया जा सकता है, कांच से लेंस बनाया जा सकता है, प्लास्टिक से भी लेंस बनाया जा सकता है, मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। हमसे पूछा निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो जल जो है वो किया जाता है, कांच भी किया जाता है, प्लास्टिक भी किया जाता है, मिट्टी जो है मेरे भाई वो लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कहने का सेंस है पहला का ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। अगले सवाल की तरफ आना सर, सवाल नंबर कितना? 2 की तरफ आना। 2 नंबर कहता है ना सर क्या कि गोलीय दर्पण से फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध। देखो गोलीय दर्पण में ये फोकसांतर बोले तो ये एफ और ये वक्रता त्रिज्या बोले तो आर। तो एफ बराबर होता है R/2। पहला संबंध गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच का संबंध यही होता है सर। इसी को हम चाहेंगे तो ये 2 को इधर लेकर के आएंगे तो हो जाएगा 2F बराबर कितना? R। यानी कहने का सेंस है कि सर हमारा R बराबर हो जाएगा 2F। यानी R बराबर कितना? 2F। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। अब देखो F बराबर R बोल रहा है, गलत बात है। F बराबर 2/R बोल रहा है। F बराबर R/2 होता है और ये 2/R बोल रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। R बराबर F/2 गलत बात है सर। R बराबर होता है 2F, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, ठीक है। चलिए आइएगा सर सवाल नंबर 3 की तरफ। अच्छा सवाल नंबर 3 देखोगे ना सर तो सिस्टम पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं सर कि हमारा क्लास जो होता है ना सर कि औरों के क्लास से बड़ा अलग होता है। क्योंकि सर मेरा कहने का सेंस है सर कि मैं आपको उतना पढ़ा दूंगा कि इतना से बाहर आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं। क्योंकि मैं हमारा सिंपल फंडा सिंपल रूल रहता है कि हम पढ़ाएंगे वही जो आपका बोर्ड एग्जाम पूछता है, और आपके बोर्ड एग्जाम पूछेगा वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है मेरे भाई। वो मेरा सबसे बड़ा वरदान है, ठीक है सर। आइएगा कहता है क्या सर कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। जैसे नाम लेगा सोलर,
सोलर कुकर का नाम लेगा ना मेरे भाई, तो सोलर कुकर का नाम लेगा तो मार देना घपसना अवतल दर्पण, ठीक है। कौन सी दर्पण सर, तो अवतल दर्पण, ठीक है, आ जाना। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है किसका, तो अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है किसका, तो अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है किसका, तो अवतल दर्पण का, ठीक है। और ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए होगा। चलिए सर अगला 4 नंबर सवाल की तरफ आइएगा। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा, शिद्दत से, प्यार से और मोहब्बत से, ठीक है सर। तुझे देख कर जीता हूं हम, आओ। कहता है ना जी कि उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है कैसा। देखो मेरे भाई मैं बताता हूं सर, देखो उत्तल लेंस पूछेगा ना सर, तो उत्तल लेंस से जो बना प्रतिबिंब होता है ना, वो उत्तल लेंस में वस्तु को 6 जगह रखा जाता है। तो ऐसे केस में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मेरे भाई, वो हमेशा नहीं, हमेशा मान लो हमेशा वास्तविक एवं उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है, ठीक है सर, आ जाना। अगर बात करेगा सर अवतल, अगर बात करेगा सर अवतल, अवतल लेंस का, ठीक है, किसका बात करेगा, अवतल लेंस का, ठीक है। तो अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक, काल्पनिक एवं सीधा बनाता है, ठीक है सर। इस बात को पहले समझ लेना कि जैसे जहां पे कंडीशन बनेगा वास्तविक का, तो वास्तविक के साथ उल्टा लगाना, ठीक है, और काल्पनिक के साथ क्या लगाना, सीधा लगाना। वास्तविक के साथ उल्टा लगाना, काल्पनिक के साथ सीधा लगाना, वास्तविक के साथ उल्टा लगाना, काल्पनिक के साथ सीधा लगाना। तो आपसे पूछा है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमारा होता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है, आ जाना। अगर पूछता अवतल लेंस, तो अवतल लेंस में होता काल्पनिक और सीधा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा, अवतल लेंस में काल्पनिक और सीधा, ठीक है सर। चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 5 की तरफ। 5 नंबर क्या कहता है, जरा गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है सर। आइएगा जरा जी, कहता है ना कि उत्तल लेंस में जब वस्तु, जब बिंब का मतलब होता है वस्तु, ठीक है, इसे जरा नोट कर लेना। ये बिंब का मतलब होता है सर, ये बिंब का मतलब होता है वस्तु, ठीक है, आ जाना। जब उत्तल लेंस में उत्तल लेंस में जब वस्तु f और 2f के बीच रखा जाता है, तब बना प्रतिबिंब होता है कैसा। ये देखो उत्तल लेंस है सर, ठीक है, ये उत्तल लेंस है। अब देखना, ऐसे सोचना, ये उत्तल लेंस है और ये उत्तल लेंस में f है और ये हमारा 2f है, ठीक है, आ जाना। उधर हमारा ये f डैश है और ये हमारा क्या है, 2f डैश है, ठीक है, आ जाना। अब जरा ऐसे सोचना सर, हमने वस्तु को कहाँ रखा, तो f और 2f के बीच, मानो हमने वस्तु को यहाँ पे रखा, ठीक है। अब यहाँ पे सोचना, ऐसे सोचना सर, जब वस्तु इधर मान लो, इधर क्या है, अनंत है, ठीक है, ऐसे सोचना, जरा दिल से सोचना सर। ये मान लो इधर क्या है सर, अरे भाई हम इसको इधर कर रहे हैं, ये इधर जा रहा है। ये मानो इसको क्या है सर, ये हमारा अनंत है, ठीक है, आ जाना। जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं ना, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब f डैश पे बनाता है, ठीक है। जब वस्तु अनंत और 2f के बीच रखते हैं ना, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब f और 2f, f डैश और 2f डैश के बीच बनाता है, ठीक है सर, f डैश और 2f डैश के बीच बनाता है। और जब वस्तु 2f पे रखते हैं, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब 2f पे ही बनाता है। और जब वस्तु 2f और f के बीच रखते हैं, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और 2f के बीच बनाता है। कहाँ, अनंत और 2f के बीच बनाता है, ठीक है, आ जाना। इसका मतलब जब वस्तु को 2f और f के बीच रखेंगे, जब वस्तु को 2f और f के बीच रखेंगे, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच बनाएगा। कहाँ बनाएगा, 2f और अनंत के बीच बनाएगा। वस्तु कहाँ रहेगा, ऊपर की ओर। प्रतिबिंब कहाँ बनाया, नीचे बनाया। अब सोचो सर, वस्तु ऊपर, प्रतिबिंब बना नीचे, एकर मतलब क्या है, उल्टा। वस्तु ऊपर, प्रतिबिंब बना नीचे, एकर मतलब उल्टा। और उल्टा के साथ हमेशा क्या लगाएंगे सर, तो उल्टा के साथ हमेशा वास्तविक लगाएंगे, ठीक है। अब सोचना सर, वस्तु ऊपर, प्रतिबिंब नीचे, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब जो बनाएगा सर वो बड़ा बनाएगा, ठीक है, आ जाना। तो होगा बड़ा, प्रतिबिंब होगा बड़ा, और साथ ही सर ये वास्तविक होगा। क्या होगा, ये वास्तविक होगा, और क्या होगा मेरे भाई, तो ये उल्टा होगा, ठीक है सर, आ जाना। यानी वस्तु से बड़ा और वास्तविक, क्या होगा, बड़ा और वास्तविक, बड़ा और वास्तविक, बड़ा और वास्तविक, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा ए होगा, ठीक है। चलिए आइएगा सवाल नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्या कहता है, कहता है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, आए, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को, देखो जैसे बोलेगा वक्रीय पृष्ठ तो मार देंगे गोलीय लेंस, ठीक है। आपसे पूछा दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे माध्यम को क्या कहते हैं सर, हेलो,
हाँ बोलिए। बाकी PDF फाइल शाम को ले लीजिएगा, ठीक है, शाम को मैसेज करके ले लीजिएगा, मिल जाएगा सबको। हाँ, हमने क्या बोला सर, हमने बोला दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा सर, 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर कहता है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित कहलाता है। देखो सर आना, बोला वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित मतलब उठा, वक्रित का मतलब समझना कि उठा है, आ जाना। हमसे बोला हुआ गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ उठा है, तो ऐसे सोचना एक दर्पण जो होता है सर वो अंदर की तरफ धंसा होता है, ये वाला पार्ट धंसा है, तो वैसा दर्पण जो अंदर की तरफ धंसा हो। हेलो, हाँ बोलिए, क्या बात है, बोलिए ना। क्या बात है, बोलिए ना जी। तो पेमेंट करके कर लीजिए, कोर्स खरीदा जाएगा वो। हाँ हो जाएगा, क्या नहीं होगा, सब रिकॉर्डेड क्लास है, कभी भी क्लास कर सकते हैं, ठीक है। क्या, जाके सब यूट्यूब पे देखिए, फ़ोन पे थोड़ा बताया जाता है। हाँ सर, हमने क्या बोला जरा गौर कीजिएगा सर, देखो यहाँ पे समझना, जब बोलेगा वक्रित, वक्रित का मतलब समझना कि परावर्तक सतह उठा है। हमसे बोला वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, बाहर की तरफ वक्रित हो मतलब बाहर की तरफ उठा हो, और जो परावर्तक सतह बाहर की तरफ उठा होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, और जो दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा होता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है सर। हमें बोला बाहर की तरफ वक्रित हो, वक्रित का मतलब उठा हो, तो बाहर की तरफ उठा हो तो कहेंगे उत्तल, और अंदर की तरफ धंसा हो तो कहेंगे अवतल, ठीक है सर, आ जाना। यानी ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आइएगा सर सवाल नंबर कितना, 8 की तरफ। 8 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर करना। कहता है गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। अच्छा देखो, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, देखो ऐसे समझना, ये मान लो ये गोलीय दर्पण में हमारा ये अवतल दर्पण है मेरे भाई। अब देखो ये अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, देखो यहां से समझना, ये पृष्ठ के ये केंद्र है सर, ये पृष्ठ के ये केंद्र है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से ये हमारा जा रहा है परावर्तक आपतित क्रिया, मतलब जा रहा है, मान लो ये एक्सीडेंट रे है, यहां से ये मतलब क्या परावर्तक पृष्ठ के ये केंद्र है, तो ये केंद्र जो है ना सर उसे हम लोग कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं मेरे भाई, ध्रुव, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पोल। क्या कहते हैं सर, पोल, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है ध्रुव। दर्पण का क्या कहा जाता है, ध्रुव, ठीक है सर, आ जाना। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना सर। अब सोचना यहां से सर, इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। कौन अक्ष मेरे भाई, प्रधान अक्ष। कौन अक्ष मेरे भाई, प्रधान अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। कौन एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस बात को कोई दिक्कत, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है ध्रुव। हमने क्या लिखा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है ध्रुव। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना सर। आप जरा बताना मेरे भाई ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर क्लास अच्छा लग रहा है ना मेरे भाई तो अपने अपने हर दोस्तों तक शेयर कर देना सर, क्योंकि ये SK साइंस क्लासेस एक प्यार है, एक इमोशन है जो आप सबके ऊपर डिपेंड है मेरे भाई, ठीक है सर। और मेरा सपना है सर कि अब की बार 475 से भी पार होनी चाहिए सर, ठीक है। चलिए, यानी टॉपर के लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ SK साइंस क्लासेस का ही नाम रहेगा। चलिए आइएगा सर तनी अगला क्वेश्चन की तरफ। कहता है ना किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI क्या कहलाता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है, ठीक है। आवर्धन का SI मात्रक, देखो ऐसे समझना, आवर्धन का SI मात्रक जब आपसे पूछेगा ना सर, आवर्धन का SI मात्रक, आवर्धन का SI मात्रक, तो ये मात्र वाहिनी, मात्रक वाहिनी, मात्रक वेहनी, मात्रक वाहिनी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइएगा तनी सवाल नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर सवाल क्या कहता है सर कि लेंस के केंद्र बिंदु को कहलाता है क्या। देखो सपोर्टेड मान लो कि हमारा ये लेंस है, उत्तल लेंस है। ये फिगर तो तुम लोग देखबे किया होगा रे, ज़्यादा ये फिगर को मत देखना वरना चल जेबे खूबचे में सर। हाँ फिगर बड़ा अजीब है ये,
हाँ आ जाना। देखो सर ये हमारा लेंस का क्या, ये केंद्रीय बिंदु है, इसे हम लोग कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। इसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ठीक है। और प्रकाशीय केंद्र मतलब होता है सर हमारा क्या, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। यानी लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं तो प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। यानी बोलने का सेंस है ऑप्शन नंबर बी। यहां तक किसी को दिक्कत? एक बात है और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि मेरा सपना नहीं सर, मेरा उम्मीद नहीं सर, मेरा विश्वास है आप सबको मैं कहना चाहता हूं ना मेरे भाई कि आज से सर खुद से वादा करो और खुद से प्रोमिस करो और उस मम्मी पापा के फिक्र को फक्र में बदल दो मेरे भाई। क्योंकि सर पता है लोग ना सर जब आप 10th बोर्ड एग्जाम देने वाले होंगे ना सर तो आपका लोग पड़ोसी पूछेंगे, आपके गांव का, आपके पिता से पूछेंगे कि आपका बच्चा तो शहर में पढ़ता है, कितना नंबर लाया। उस टाइम अगर वो बोलेंगे कि सिर्फ 300 नंबर लाया तो कितना बुरा उनको लगेगा सर। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, अच्छे से पढ़ाई करो और आपके साथ मैं खड़ा हूं सर। और मैंने सर आपके लिए लेकर के आया है सर एक पूरा साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का, इंग्लिश का, सिर्फ मैथ का नहीं। क्योंकि मैथ सर पीडीएफ दे देंगे तो आप समझ नहीं पाइएगा। मैथ जो है सर वो बनाने का चीज़ है और मैथ का मतलब संदीप कुमार पूरे यूट्यूब पे फोड़ देगा, पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ को, ठीक है सर। तो ये 5 सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का नोट्स मिलेगा, सारा क्वेश्चन आपको टाइपिस्ट किया हुआ रहेगा और वो सब आपको वीवीआई रहेगा सर। बस इतना पढ़ लो। अगर इतना से एक क्वेश्चन, हमने बोला इतना से एक क्वेश्चन अगर बाहर आ गया ना मेरे भाई तो तुम अपने दिल से हमें बाहर कर देना। क्योंकि ये पीडीएफ नोट्स को देखोगे ना सर तब तुमको पता चलेगा कि सच में इसमें मेहनत है, तब तुमको फील होगा, ठीक है। तो जिन किन्हीं को लेना है मेरे भाई तो आपके सामने 2 नंबर दिखाई दे रहा होगा, कॉलिंग वाला नंबर, एक नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है सर, जो कि आपको है 7295 047 33 7। आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है 299 रुपीज़, जिसका फी 399 रुपया है सर। लेकिन अभी इसका ऑफर चल रहा है मात्र 299 रुपया में, लगभग ये 20 मई तक ऑफर होगा, ठीक है सर। तो जिन किसी को लेना है सर तो आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं 299 रुपया, और पेमेंट करके यही व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे 10th का नोट्स चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास पूरे पीडीएफ फाइल सेंड कर देंगे, आप निकलवा लेना साइबर कैफे से या मोबाइल से पढ़ लेना, जैसी आपकी मर्जी वैसे पढ़ना, लेकिन सर जरूर पढ़ना मेरे भाई, ठीक है सर। और एक बात और बता देना चाहता हूं, जिन किसी को चाहिए उम्मीद बैच, तो उम्मीद बैच के लिए सर आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा एसके साइंस क्लासेस ऐप, जहां पे तुम्हें दिखेगा उम्मीद बैच। उम्मीद बैच का ही मकसद है सिलेक्शन मेरे भाई, ठीक है सर। तो जिन किन्हीं को लेना है तो उसका फी 499 रुपया है और ये 499 रुपया में ये 299 रुपया वाला पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा सर, ठीक है। और ये उम्मीद बैच में हम आपको पढ़ाएंगे मैथ और साइंस का, सिर्फ मैथ साइंस पढ़ाएंगे पूरे चैप्टर वाइज, मतलब रिकॉर्डेड प्लस लाइव वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है सर। और बाकी सब ये सब आपको पीडीएफ नोट्स आपको इसमें 299 रुपये वाला फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका फी 499 रुपया है। जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते, अगर दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हैं एप्लीकेशन पे, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 72 वाले नंबर, इसी नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है 499 रुपया, और पेमेंट करके आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना सर कि मुझे 10th का उम्मीद बैच ज्वाइन करना है, बस आप ज्वाइन हो जाइएगा। और साथ ही जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और रजिस्टर कीजिएगा तो उस टाइम आपसे मांगेगा मोबाइल नंबर और पासवर्ड, वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको व्हाट्सअप कर देना है। मिनट भर के अंदर में आपका कोर्स खुल जाएगा, बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना, ठीक है सर। चलिए आइएगा तनी अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, जरा गौर कीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर कितना, 11 की तरफ सर। ये 11 नंबर सवाल कहता है ना मेरे भाई, जरा गौर करना इसको। कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखो सर सवाल की बोला नु रे, ये क्वेश्चन की भाषा में क्वेश्चन नहीं समझोगे तुम लोग, हमको पता है ना, ये क्वेश्चन हमरे भाषा में समझोगे। पता है कि बोला है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे। देखो सर ऐसे समझना, हम लोग जब छोटे अक्षर को पढ़ते हैं ना सर, तो छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए हम लोग उत्तल लेंस के चश्मे का यूज करते हैं, ठीक है, उपयोग करते हैं। आ जाना सर, क्यों? क्योंकि सर जिस इंसान को
नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देगा तो वैसे केस में उसे पढ़ने में प्रॉब्लम होगा सर। ठीक है, तो छोटे अक्षरों को पढ़ने में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है सर, उत्तल लेंस का क्षमता जो होता है सर वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है सर, आ जाना। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि उत्तल लेंस का यूज चश्मे में कब किया जाता है, तो छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए। ठीक है सर, उत्तल लेंस के चश्मे का यूज कब किया जाता है, तो छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का यूज किया जाता है। आपसे कोई पूछेगा सर कि उत्तल लेंस का क्षमता क्या होता है, तो उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक होता है सर। ठीक है, आ जाना। तो हमें क्या बोलना है सर, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। कौन सा? 5 सेंटीमीटर की दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो छोटे अक्षरों को पढ़ते समय हम निम्न में से उत्तल लेंस के चश्मे का यूज करेंगे। ठीक है, हम ये आपको पढ़ाएंगे सर मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस चश्मे का यूज किया जाता है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस चश्मे का यूज किया जाता है, वो सब कुछ आपको हम पढ़ाएंगे मानव नेत्र के चैप्टर में। ठीक है, चलिए आइएगा तनी सवाल नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सा दर्पण का सूत्र है। देखो सर, ऐसे समझना, दर्पण का सूत्र जो होता है सर, दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आना, आपसे कोई पूछेगा लेंस सूत्र क्या होता है, तो लेंस सूत्र होता है सर 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u। ठीक है, आ जाना। हमने क्या बोला है, दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/v प्लस 1/u। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है सर, आ जाना। हमसे पूछा इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये माइनस वाला नहीं होगा, ये 1/v प्लस u/1 नहीं होगा, 1/u होगा, ये भी कट जाएगा। v/1 प्लस 1/u, v/1 नहीं 1/v होगा, ये भी कट जाएगा सर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आइएगा सवाल नंबर कितना, 13 की तरफ। 13 नंबर में बिल्कुल नहीं होगा फेरा, हम जिंदा हैं सर, कहीं फेरा होगा ही नहीं। कहता है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। देखो सर, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को ना हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है सर, और फोकस को हम लोग एफ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है सर, आ जाना। और हम लोग ध्रुव को पी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है सर, आ जाना। ये फोकस एफ से, ये सी हमारा हो गया प्रकाशीय केंद्र, पी को हम लोग पोल बोले तो ध्रुव से, और ये सी को बोले तो वक्रता केंद्र से, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आइएगा 14 नंबर सवाल की तरफ। कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऐसा नहीं कि किलोमीटर प्रति सेकंड मार देना, चल जेबे खुपचे में सर जी। हाँ, हमने क्या बोला है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड मारना है, और ऑप्शन नंबर ए मारना है मेरे भाई। ठीक है, चलो थोड़ी सी सर मेरा तबीयत जो है ना वो उतना ठीक नहीं है, इसलिए सर थोड़ा सा ये क्लास जो होगा ना वो ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होगा, लेकिन सर एकदम A to Z कंटेंट के साथ मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा मेरे भाई। ठीक है, 15 नंबर सवाल की तरफ। कहता है दांत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है। देखो, कहता है दांत विशेषज्ञ मरीज को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है। देखो सर, आपसे कभी पूछेगा, कभी दांत का पूछेगा। ठीक है, कहेगा दांत मरीज को देखने के लिए, कान मरीज को देखने के लिए, आँख मरीज को देखने के लिए, ETC। इन सभी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इन सभी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर, देखो क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में, क्योंकि ऐसे समझ लेना, आपसे पूछेगा सर
यहाँ सोचना, एक होता है समतल दर्पण, ठीक है, एक क्या होता है समतल दर्पण, ठीक है सर आ जाना। दूसरा होता है मेरे भाई उत्तल दर्पण, ठीक है सर आ जाना। तीसरा होता है मेरे भाई अवतल दर्पण, ठीक है सर आ जाना। तो ऐसे सोचना, ये समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अवतल दर्पण हमेशा वस्तु से बड़ा मतलब कभी देखो, अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है। अवतल दर्पण वस्तु के बराबर आकार का भी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कब कब बनाता है, छोटा कब कब बनाता है, बराबर कब कब बनाता है, ये बातें हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है सर आ जाना। लेकिन अब सोचना, दांत होता है छोट छोट और ओकर प्रतिबिंब देखना है बड़ा बड़ा, और जब प्रतिबिंब देखना है बड़ा बड़ा तो मारेंगे अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण, ना रे बाबा ना अवतल दर्पण, ठीक है। कान होता है, कान के अंदर होता है छोटा छोटा पार्ट और देखना है बड़ा बड़ा पार्ट में, तो किसको चमकाएंगे सर अवतल दर्पण को। आँख होता है, आँख के अंदर होता है छोटा छोटा पार्ट, उसको देखना है बड़ा वाला में, तो बड़ा वाला में देखेंगे तो अवतल दर्पण का यूज करेंगे, ठीक है। तो दांत हो चाहे कान हो चाहे आँख हो, इन सभी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके इलाज में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। आना कहता है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता, देखो मेरे भाई पतले लेंस की आवर्धन क्षमता, देखो पतला आदमी कैपेसिटी कम, आवर्धन क्षमता कम, पतला आदमी कैपेसिटी कम, आवर्धन क्षमता कम, तो पतले आदमी के पास कैपेसिटी जो होता है वो कम होता है। और आपसे पूछेगा मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता अधिक होता है, ठीक है सर आ जाना, क्योंकि मोटा आदमी कैपेसिटी ज़्यादा क्षमता ज़्यादा, पतला आदमी कैपेसिटी कम क्षमता कम, मोटा आदमी कैपेसिटी ज़्यादा क्षमता ज़्यादा। तो आपसे पूछेगा पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है और मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है, ठीक है सर। आपसे क्या पूछा है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो पतला लेंस आदमी पतला कैपेसिटी कम, आदमी पतला कैपेसिटी कम क्षमता कम, मार देंगे खोपचे में सर। मोटे लेंस मोटा आदमी कैपेसिटी ज़्यादा क्षमता ज़्यादा यानी अधिक हो जाता, लेकिन है पतला तो मारेंगे कम। चलिए आइएगा 17 नंबर सवाल की तरफ सर। कहता है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है तो अधिक होती है, पतले लेंस की कम होती है। चलिए 18 नंबर सवाल की तरफ आइएगा सर। कहता है ना सर क्या कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब मतलब वस्तु, बिंब का मतलब वस्तु, रखे वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। ऐसे सोचना, हमें बोला है अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे हैं। देखो सर ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण में सर ये पोल है, ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये अनंत है, ठीक है सर। हमने एक वस्तु को रखा कहाँ पे, ध्रुव और फोकस के बीच, यानी ये बड़ा ध्रुव है, ये फोकस है, यहाँ पे हमने एक वस्तु को रखा। पूरे अवतल दर्पण में वस्तु को 6 जगह रखा जाता है, लेकिन एक ही जगह ऐसा काम होता है कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाएगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाएगा और वस्तु से बड़ा बनाता है। अब सोचना, ऊपर की तरफ वस्तु तो प्रतिबिंबो ऊपरे की तरफ, और ऊपर की तरफ वस्तु और प्रतिबिंब भी ऊपर की तरफ, एक मतलब सीधा। और सीधा को हम लोग हमेशा क्या कहते हैं मेरे भाई, तो सीधा का रिलेशन हमेशा काल्पनिक के साथ होता है। काल्पनिक का दूसरा नाम है आभासी, काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है सर, आभासी, ठीक है सर आ जाना। यानी कहने का सेंस है कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, अवतल दर्पण में जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाएगा, वस्तु से बड़ा बनाएगा और उल्टा होगा, सीधा होगा, और क्या होगा, काल्पनिक होगा। यानी आभासी तथा उल्टा गलत बात, आभासी तथा सीधा सही बात, क्योंकि आभासी के साथ हमेशा रिलेशन किसका होता है सर, तो आभासी के साथ हमेशा रिलेशन किसका होता है, सीधा का होता है। या फिर काल्पनिक एवं सीधा तो सभी नहीं होगा सर, हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी सही है, ठीक है, क्योंकि काल्पनिक और सीधा और आभासी और सीधा, आभासी का ही दूसरा नाम काल्पनिक है, ठीक है सर। तो सीधा और काल्पनिक या फिर आभासी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनाता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनाता है, वस्तु के बराबर आकार का बनाता है। एवं
जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब। वस्तु ऊपर की है, प्रतिबिंब नीचे बनाया, और जब प्रतिबिंब नीचे बनाया एकर मतलब उल्टा, और जब उल्टा एकर मतलब ही वास्तविक होगा। ठीक है, और आगे ये सब चीजें हम पढ़ाएंगे। ठीक है सर, चलिए आइएगा तनी 19 नंबर सवाल की तरफ। 19 नंबर क्या कहता है सर कि उत्तल लेंस का फोकसीय केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। देखो सर, उत्तल लेंस है, ठीक है, वस्तु को कहाँ कहाँ रखा, प्रकाशीय केंद्र एवं मुख्य फोकस। देखो ऐसे समझना, ये उत्तल लेंस है सर, हमने यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र है, ये प्रकाशीय केंद्र को O से बोलेंगे, ये मुख्य फोकस को F से बोलेंगे, ये 2F है, ये हमारा F डैश होगा, ये हमारा 2F डैश होगा। हमने कहाँ वस्तु को रखा, हमने वस्तु को रखा प्रकाशीय केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच। तो ये प्रकाशीय केंद्र, ये मुख्य फोकस के बीच हमने यहाँ पे एक वस्तु को रखा। जब वस्तु को हमने यहाँ पे रखेंगे सर, तो ऐसे केस में इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण लेंस के ही तरफ बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, सीधा बनाएगा। ये क्या बनाएगा, सीधा बनाएगा, और कॉमा क्या बनाएगा, काल्पनिक बनाएगा। ठीक है सर, यानी ये हमारा हो जाएगा सीधा एवं काल्पनिक। क्या हो जाएगा, सीधा एवं काल्पनिक, या फिर आभासी एवं सीधा। ऑप्शन नंबर बी भी सही, ऑप्शन नंबर सी भी सही। ठीक है, बाकी और सभी जगह उल्टा और वास्तविक होगा। ठीक है, चलिए आइएगा सवाल नंबर कितना, 20 की तरफ। 20 नंबर कहता है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का मतलब वस्तु। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का मतलब वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। देखो ये अवतल दर्पण है सर, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हमने कहाँ वस्तु को रखा, तो अवतल दर्पण में हमने वस्तु को मुख्य फोकस पे रखा। जब वस्तु को मुख्य फोकस पे रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनाता है। कहाँ पे बनाता है, अनंत पे बनाता है। ठीक है, अवतल दर्पण में जब वस्तु को मुख्य फोकस पे रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनाता है, अनंत पे बनाता है। वस्तु से बहुत बड़ा बनाता है, कॉमा वास्तविक एवं उल्टा होता है। ठीक है सर, हमने क्या बोला है, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब वस्तु ऊपर प्रतिबिंब नीचे, एक मतलब वास्तविक। क्यों, क्योंकि है उल्टा, वस्तु ऊपर की ओर प्रतिबिंब नीचे की ओर, एक मतलब उल्टा। और जैसी हुआ उल्टा तो मार देंगे खोपचे में वास्तविक। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। कंडीशन क्या है सर, सिचुएशन कैसा है सर, जो आपने सपनों में नहीं सोचा था। हमने क्या बोला है सर कि जब वस्तु को रखेंगे मुख्य फोकस के पास तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, अनंत पर। ठीक है, चलिए वस्तु को रखेंगे फोकस पे, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे, और जब वस्तु को रखेंगे अनंत पे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। ठीक है सर, चलिए आइएगा तनी सवाल नंबर 21 की तरफ। कहता है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु मतलब प्रतिबिंब की स्थिति होगी। देखो सर, जब वस्तु को रखेंगे मुख्य फोकस पर, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, हमने क्या बोला है, उत्तल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, ये दोनों में अगर वस्तु को रखेंगे मुख्य फोकस पे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा अनंत पे बनाता है। कहां पे सर, अनंत पे। ठीक है, चलो आ जाना अगले क्वेश्चन की तरफ सर। जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। आओ, कहता है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब मतलब प्रतिबिंब की स्थिति होगी। बिंब का मतलब वस्तु, और अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का मतलब वस्तु की प्रतिबिंब कैसा होगा। देखो सर, जब रखेंगे अवतल दर्पण में कहाँ, वस्तु को मुख्य फोकस पे, कहाँ पे, मुख्य फोकस, और बिंब मुख्य फोकस पर रखेंगे तो ऐसे केस में प्रकाशीय केंद्र एवं फोकस के बीच बनाता है। ठीक है सर, ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस में वस्तु को दो ही जगह रखा जाता है। ठीक है, चलो आ जाना। कहता है अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का मतलब वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति होगी। देखो सर, जब अवतल लेंस में वस्तु को सामने अनंत पर रखेंगे, जब अनंत पर वस्तु को रखेंगे ना सर, तो ऐसे केस में इसका जो प्रतिबिंब बनाएगा वो फोकस पे बनाएगा। ठीक है, अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनाएगा, फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनाएगा। ठीक है, चलिए आइएगा तनी अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अवतल दर्पण के सामने, अच्छा अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब वस्तु की स्थिति क्या होगा। अवतल दर्पण है सर, हमने वस्तु को रखा अनंत पे, जब वस्तु को हमने रखेंगे अनंत पे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा फोकस पे। ठीक है सर, अवतल दर्पण में जब वस्तु को रखेंगे अनंत पे तो वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा फोकस पे। ठीक है सर, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बनाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब जो होगा मेरे भाई वो बहुत छोटा होगा, कॉमा ये जो प्रतिबिंब होगा वो हमारा वास्तविक होगा, एवं क्या होगा सर, तो ये उल्टा होगा। ठीक है, यानी वास्तविक और उल्टा कहाँ पे बनाएगा, तो फोकस पे बनाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो हमारा डी होगा। चलिए अगला की तरफ आइएगा। अगला कहता है ना सर क्या कि
लेंस के प्रकाशीय केंद्र, ठीक है, आए लेंस के प्रकाशीय केंद्र के से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, अच्छा, कहता है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, देखो सर जब बोले अपवर्तन के पश्चात तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है, ठीक है सर। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है, ठीक है सर। ये सब आपको हम पढ़ाएंगे आगे। अगला क्या कहता है सर? अगला कहता है ना कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? देखो जब आपसे बोलेगा अपवर्तन के पश्चात ना सर, तो अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो कहता है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात तो निर्गत मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? तो बी होगा। अगला की तरफ आइएगा सर। अगला क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात, जब बोलेगा अपवर्तन के पश्चात ना सर, तो होगा उसी पथ के अनुदिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी होगा। अगला क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा, सवाल नंबर कितना? 28 की तरफ सर। अच्छा ये क्या कहता है सर, जरा इस पे गौर कीजिए। कहता है ना किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? हमने अभी जस्ट आपको पढ़ाया है। अब देखो हमने आपको क्या बोला सर, पहले ये समझना। देखो हमारा दर्पण जो होता है ना सर, वो दर्पण जो होता है हमारा वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला क्या होता है? तो पहला आपको होता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण, ठीक है। दूसरा जो होता है मेरे भाई वो होता है आपको गोलीय दर्पण। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण, ठीक है। आ जाना, हमने क्या बोला है कि दर्पण जो होता है वो मेरा 2 प्रकार का होता है, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। अब ये जो गोलीय दर्पण भी है वो 2 प्रकार का होता है। पहला आपको होता है अवतल दर्पण, ठीक है, आ जाना, और दूसरा क्या होता है हमारा? उत्तल दर्पण। अब ऐसे सोचिएगा सर कि हमारा दर्पण 2 प्रकार का होता है, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। हमने क्या बोला है कि समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए तो हम लोग अपने घर में जो दर्पण का यूज करते हैं ना वो समतल दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग का जितना बड़ा फेस है ना उतना ही बड़ा फेस हमारा फेस दर्पण में दिखाई दे। ऐसा नहीं कि मेरा फेस इतने को दर्पण में दिखाई दे इतना बड़ा, तो सर ये मैटर गड़बड़ है, ठीक है। आ जाना, इसलिए समतल दर्पण का हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, ठीक है सर। आ जाना, अगर मैं आपको बात करूंगा सर ये उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। आ जाना, अगर मैं बात करूंगा सर अवतल दर्पण का, किसका बात करूंगा? अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण में हम हमेशा नहीं सर, इसमें अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा छोटा एवं बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। हमने क्या बोला है सर कि देखो ऐसे सोचना, अगर आपसे बोलेगा ना कि उत्तल दर्पण में, तो बोला किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका आंसर उत्तल दर्पण हो गया। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा भी बनाता है, वस्तु से छोटा भी बनाता है और वस्तु के बराबर भी बनाता है, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। अगर आपसे पूछता कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा वस्तु के बराबर आकार का, तो समतल दर्पण बोलता किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण हो जाता, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा, 29 नंबर की तरफ। कहता है किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। देखो, समतल दर्पण में बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा भी बनाता है, वस्तु से छोटा भी बनाता है, वस्तु के बराबर भी बनाता है। ठीक है, हमसे पूछा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब तो अवतल दर्पण हो जाएगा, पूछता वस्तु से छोटा प्रतिबिंब तो उत्तल दर्पण हो जाता, पूछता वस्तु से बराबर प्रतिबिंब तो समतल दर्पण हो जाता। ठीक है सर, चलिए आइएगा सवाल नंबर 30 की तरफ। कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखो, आपसे ऐसे समझ लेना सर, आपसे अगर पूछेगा प्रकाश का परावर्तन, आपसे पूछेगा प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। अगर आपसे पूछेगा मेरे भाई प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम है। ठीक है सर, प्रकाश के परावर्तन का भी दो नियम है, प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम है। ठीक है सर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल की तरफ आइएगा सर। कहता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो, देखो सर, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में, मतलब सपोज मान लो ये हमारा हवा है, ये हमारा कांच है। ठीक है सर, आ जाना। तो जब हवा से आएगी कांच में तो वो अभिलंब से दूर भाग जाती है, अभिलंब के निकट ने अभिलंब से दूर भाग जाती है। अभिलंब से कहाँ चली जाती है सर, अभिलंब से दूर भाग जाती है। ठीक है, यानी देखो जब हवा से आ रही है कांच में तो इसको चला जाना चाहिए था इस प्रकार से, जब यहाँ से किरण आ रही थी इसको इस प्रकार से निकल जाना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार से निकल करके ना वो क्या हो जाएगा, ऐसे, ये अभिलंब है, ये जो लाइन है ना सर वो अभिलंब है, तो इसको यहाँ से इस प्रकार से आना चाहिए, लेकिन ये अभिलंब से दूर भाग जाएगा। ठीक है, तो हवा से जाएगा कांच में तो अभिलंब से दूर भागेगा, हवा से जब जाएगा कांच में तो अभिलंब से दूर भागेगा, कांच से जब जाएगा हवा में तो अभिलंब की ओर भागेगा। ठीक है, आ जाना। जब प्रकाश की किरण हवा से जाएगा कांच में तो अभिलंब से दूर भागेगा, हवा से जाएगा कांच में तो अभिलंब से दूर भागेगा, कांच से जाएगा हवा में तो अभिलंब के पास जाएगा, हवा से कांच में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, कांच से हवा में जाएगा तो अभिलंब के पास जाएगा। ठीक है सर, लेकिन हमसे बोला हवा से कांच तो अभिलंब से दूर। चलिए, कहता है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है मेरे भाई वो उत्तल लेंस का होता है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ देगा कि सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस लगा रहता है, तो सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। ठीक है सर, लेकिन हमसे पूछा फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है सर, फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो गया। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस होता है। ठीक है, कहता है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण। आपने कभी बाइक चलाया, हम तो नहीं चलाया सर, मुझे बाइक से इतना डर लगता है इसलिए नहीं चलाया, कि शादी ब्याह होगा तब चलाएंगे। हाँ, तुम लोग बाइक में देखता होगा, बाइक हो चाहे 2 चक्का हो, चाहे 4 चक्का वाला गाड़ी हो, चाहे 8 चक्का वाला गाड़ी हो, चाहे 1000 वाला चक्का वाला गाड़ी काहे नहीं हो, सबके साइड में कुछ दर्पण लगा हुआ रहता है, ड्राइवर के बगल में। बस भी चढ़ोगे तो बस में भी ड्राइवर के बगल में एक दर्पण लगा रहता है। वो दर्पण के सामने जाना, वो ऐना के सामने जाना और अपना फेस दिखना, तो तुम्हारा फेस जो है ना सर वो इतने को दिखाई देगा, इतना बड़ा फेस इतने को दिखाई देगा। अब सोचना सर, हमारा फेस के अपेक्षा उसमें छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कहने का सेंस है सर कि गाड़ी के साइड मिरर में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वो किस दर्पण में होता है, तो वो उत्तल दर्पण में होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा सर, ये उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी हो गया। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि गाड़ी बहुत दूर में होगा, मतलब गाड़ी पास भी आ जाएगा ना सर तो दिखाई देगा कि गाड़ी पास आ गया। अब और ट्रक को देखेगा छोटा सा दर्पण में तो ट्रक इतने बड़ा दिखाई देगा, तो लगेगा कि नहीं ट्रक मेरे पास आ गया है। तो इसलिए सर गाड़ी के साइड मिरर में हमारे हमेशा उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है सर, चलिए आइएगा सवाल नंबर 33 की तरफ। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, हमसे पूछा वक्रता त्रिज्या की दूरी। देखो ये फोकस दूरी है सर कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आ जाना। हमसे पूछा वक्रता त्रिज्या की दूरी यानी R बराबर वाट। आपको पता है सर कि हमारा फॉर्मूला होता है F बराबर R/2 होता है ना, आ जाना। ये f का मान कितना है, 10 है, ये 2 भागा में है, इन्हें जाएगा गुना में हो जाएगा, अब बराबर में क्या बचेगा r, यानी 10 दूनी कितना 20। यानी कहने का सेंस है सर कि हमारा फोकस का दुगना होता है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या जो होता है सर, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस। ठीक है, तो फोकस का दुगना होता है वक्रता त्रिज्या, ये 10 है तो वक्रता त्रिज्या 20 ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आइएगा सवाल नंबर 34 की तरफ।
34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण। ठीक है सर, कभी कभी आपसे ऐसे पूछेगा सर, इस बात को जरा गौर कर लेना। सपोज मानो ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है, ये अभिलंब है, और यहाँ से क्या है, ये आपतित किरण आ रही है। ये आने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित किरण। और ये इसको दर्पण से टकराने के बाद इसको इस प्रकार से चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाकर के फिर यही माध्यम में चला जाता है वापस। तो इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। कौन किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, मेरा हिंदी पे मत जाना कि मास्टर तो हिंदी ने लिखा, गलत लिख दिया। मेरा लिखावट से मेरा जज मत करना। ठीक है सर, हाँ ठीक है रे, समझ लो नो। हाँ ना, अब देखो सर, ये आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण और ये वाला अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को कोणाई से लिखते हैं। और ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। ठीक है सर, आ जाना। तो आपसे कभी कभी पूछेगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं मेरे भाई, आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आ जाना। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है सर, कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, आ जाना। हमसे पूछा है निर्गत किरण। कौन किरण, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। अगर आपसे पूछता आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अगर आपसे पूछता कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। लेकिन हमसे पूछा निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को, तो निर्गत कोण कहेंगे। चलो सर, आ जाना। यही तो मेरे पास पढ़ने की सबसे बड़ा खासियत है मेरे भाई, कि सिर्फ हम ए बी टिक नहीं कराते हैं सर, उससे रिलेटेड वो हर चीज़ बताते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। ठीक है सर, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ सर, जिन लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए, ये पूरा लाइट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ ये फ्री में मिल जाएगा सर। ठीक है, कहाँ मिलेगा पीडीएफ, तो आपको अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना है, और टेलीग्राम में जाकर के आपको सर्च करना है संदीप कुमार। टेलीग्राम में क्या सर्च करना है मेरे भाई, संदीप कुमार सर्च करना है। अगर इतना से मेरा आईडी नहीं खुलेगा तो आपको सर्च कर लेना है @संदीप, @संदीप 7295। ठीक है सर, इतना आपको सर्च कर लेना है। जैसे इतना सर्च करोगे ना सर, तो मेरा आईडी खुल जाएगा, और वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 12,000 से अधिक लोग ज्वाइन है, वो मेरा ओरिजिनल आईडी है सर। ठीक है, और फेक आईडी ज्वाइन करोगे ना रे, तो दूसरा का जी आपका फोटो जाएगा, और मेरा आईडी ज्वाइन करोगे ना जी, तो पीडीएफ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सर मेरा तबियत ही ठीक नहीं ना, तो मजा ला देते ये क्लास में। ठीक है, इसे जाकर के ज्वाइन कर लेना सर। जिनके दिल में दर्द है, तकलीफ है ना, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-1842 ठीक है सर, इसे जाकर के सर्च करके फॉलो कर लेना। क्या करना, फॉलो कर लेना। ठीक है, कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है सर। चलिए आइएगा सवाल नंबर 36 की तरफ। 36 नंबर कहता है ना, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। सर देखो, जब आपको लेंस की चर्चा करेगा ना सर, तो लेंस में हमारा अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है सर, आ जाना। उत्तल लेंस में काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अब इधर सोचना, हमसे पूछा है सर कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो वो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है सर, अगर आपसे पूछता कि किस दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, अगर आपसे पूछता दर्पण में कि किस दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो समतल दर्पण कौमा उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा क्या बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन हमसे पूछा लेंस, तो हमारा अवतल लेंस होगा। सही जवाब बनी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए आइएगा सवाल नंबर 37 की तरफ सर। 37 नंबर क्या कहता है कि परावर्तन के नियम से क्या होता है सर। देखो परावर्तन का नियम जानता है, नहीं जानता होगा। ये हमारा होता है परावर्तक सतह, ये हमारा अभिलंब होता है। यहाँ से कोई किरण आती है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और उसको इस प्रकार से चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जा करके वो अपने ही माध्यम में लौट जाती है। ये हमारा अभिलंब होता है। ये आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, इसके बीच के कोण को आई कहते हैं। ये जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं और इसके बीच के कोण को आर कहते हैं। ऐसे केस का इसका जो नियम होता है वो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। ये आपतन कोण बराबर क्या होता है सर, ये परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या बताता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है सर, ऐसा नहीं कि परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण नहीं होगा सर, आपतन कोण होगा। ठीक है, तो आपतन कोण को हम लोग कोण आई से लिखते हैं, परावर्तन कोण को हम लोग कोण आर से लिखते हैं। ठीक है सर, आ जाना। ये आपतन कोण बराबर विचलन कोण नहीं, गलत बात। ऑप्शन नंबर हमारा ओनली फॉर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला आइएगा सर सवाल नंबर 38 की तरफ। कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है सर, चलिए आना। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। देखो मान लो ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, अवतल लेंस है। अगर अब ये अवतल लेंस का फिगर हम नहीं बनाते ना तो तुम लोग कहता ना कि मास्टरवा खाली उतले लेंस का फिगर बनाता है, ये अवतल लेंस का फिगर कौन बनाएगा रे। आ जाना। चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, इसमें ये एफ डैश होता है, ये हमारा एफ होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एफ होता है। यानी कहने का सेंस है सर कि लेंस में, पूरे लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है मेरे भाई, 2 होती है। ठीक है, चाहे वो लेंस उत्तल हो चाहे वो लेंस अवतल हो। ठीक है, चलो आ जाना 40 नंबर की तरफ। कहता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है मेरे भाई वो अवतल का होता है। किसका होता है, अवतल का होता है। ठीक है, चलो आ जाना। अवतल दर्पण का होता है। कहता है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखो दाढ़ी छोट छोट और देखे के बाद बड़ा बड़ा, तो ऐसे केस में अवतल दर्पण का यूज करेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें छोटा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो दाढ़ी बनाने में, कान का इलाज करने में, नाक का इलाज करने में, आँख का इलाज करने में, ये सभी चीज़ों में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो आपसे पूछा है मेरे भाई कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आइएगा सर सवाल नंबर कितना, तो सवाल नंबर 42 की तरफ। ये 42 नंबर क्या कहता है, जरा गौर से सुनना। कहता है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उत्तल लेंस की फोकस क्या होगी। अब सवाल आ गया न्यूमेरिकल वाला। देखो सर पहले ऐसे सोचना, अगर आपको उत्तल लेंस बोलेगा ना सर, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है मेरे भाई वो आपको होता है पॉजिटिव। ठीक है सर, आ जाना। अगर आपको बोलेगा अवतल लेंस, तो अवतल लेंस का जो क्षमता होता है मेरे भाई वो होता है आपको निगेटिव। ठीक है सर, हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता दिया हुआ है। देखो सर लेंस की क्षमता को हम लोग P से लिखते हैं। P बराबर दिया वो 1 डायोप्टर। कितना डायोप्टर, 1 डायोप्टर। इस प्रकार से लिखेंगे 1D, D का मतलब डायोप्टर। अच्छा उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, इसका मतलब उत्तल लेंस का क्षमता प्लस लेंगे, इसका मतलब +1 डायोप्टर लेंगे। ठीक है, हमसे क्या पूछा, लेंस की फोकस क्या हो गई। एक फार्मूला होता है सर, पता है क्या, P बराबर होता है 1/f। एक फार्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f, जहाँ P का मान कितना है, 1 है। अच्छा ये कितना है, 1/f, और ये जो f होता है ना सर वो हमेशा मीटर में होता है। ये वाला फार्मूला तभी लगेगा जब ये f क्या चीज में रहेगा, मीटर में रहेगा। ये f इधर गया, 1 इधर आया, यानी f बराबर हो गया 1/1। 1/1 का मतलब 1 हो गया, यानी f का मान 1 मीटर हो गया। f का मान कितना हो गया, 1 मीटर हो गया, वो भी क्या चीज में, प्लस में। अब सोचना तुम्हारा सबका सब ऑप्शन क्या चीज में दे रहा है, सेंटीमीटर में दे रहा है। ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रहा है, लेकिन f का मान आया 1 मीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 गुने 100 से गुना कर देंगे तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा कितना, 100 सेंटीमीटर। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, +100 सेंटीमीटर। -100 सेंटीमीटर ना रे बाबा ना, क्योंकि क्षमता पॉजिटिव तो फोकस पॉजिटिव। ठीक है, आ जाने, यानी कितना 100 सेंटीमीटर नहीं +100 सेंटीमीटर। ठीक है,
यहाँ तक सबको समझ में आया? अगर अवतल होता तो माइनस लेते, ठीक है। चलो आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ आइएगा सर। अगला क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा। कहता है ना सर क्या कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर तथा दर्पण में संभव है। देखो सर ऐसे सोचना, कहता है ना सर क्या कि जब लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हो तो ऐसे सोचना सर, ऐसे सोचना, दिल से सोचना, दिल और दिमाग से मत सोचना, ठीक है सर। हमसे पूछा है कि दो गोलीय दर्पण तथा फोकस पतले गोलीय दर्पण लेंस दो गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। यानी कहने का सेंस है सर, दो पतले गोलीय दर्पण, देखो ऐसे समझना, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है मेरे भाई वो निगेटिव होता है, ठीक है। आ जाना उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है सर, उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है मेरे भाई वो आपको पॉजिटिव होता है, ठीक है सर। आ जाना अवतल लेंस, अवतल लेंस का जो फोकस होता है मेरे भाई वो क्या होता है सर, तो अवतल लेंस का फोकस निगेटिव होता है, ठीक है। आ जाना उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का जो फोकस होता है मेरे भाई वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है सर। आ जाना अब यहां सोचना, हमें क्या बोला है सर कि दो गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय दर्पण गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर। देखो इसका भी फोकस माइनस, इसका भी फोकस माइनस, यानी जब फोकस माइनस, एक मतलब दोनों का फोकस है माइनस माइनस में, तो किसका किसका फोकस माइनस होता है, तो अवतल दर्पण का फोकस माइनस होता है और अवतल लेंस की फोकस माइनस होता है, मतलब दोनों अवतल ही होगा, दोनों अवतल ही होगा, ठीक है। अवतल दर्पण भी होगा और अवतल लेंस भी होगा, ठीक है। सवाल नहीं समझा रहे, फिर से समझाता हूं। कहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभव है, तो दोनों अवतल संभव है, ठीक है। अवतल दर्पण भी संभव है, अवतल लेंस भी संभव है, ठीक है। चलो इसे नोट कर लेना सर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो आ जाना, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है, ठीक है। चलो आ जाना, किसी माध्यम की अपवर्तनांक होता है, देखो ऐसे समझना, अपवर्तनांक हम लोग म्यू से लिखते हैं, म्यू बराबर होता है साइन आई बट्टा साइन आर, यानी कहने का सेंस है साइन आई बट्टा साइन आर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बट्टा साइन आर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। चलिए 47 नंबर सवाल की तरफ आना। एक उत्तल लेंस होता है, अच्छा, सभी जगह समान मोटाई, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से सभी फिगरे बना देते हैं। देखो ये हमारा क्या है सर, तो ये हमारा उत्तल लेंस है। कौन लेंस है, ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है सर। आ जाना, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा अवतल लेंस है, ठीक है सर। आ जाना, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा अवतल लेंस है। कौन लेंस है सर, ये हमारा अवतल लेंस है, ठीक है। अब सोचना, उत्तल लेंस में किनारे पर, दोनों जगह किनारे पे क्या है, पतले हैं। आ जाना, दोनों जगह ये बीच में क्या है सर, तो ये बीच में आपको मोटा है, ये बीच में क्या है सर, ये मोटा है। कहता है सभी जगह समान मोटाई, क्या उत्तल लेंस में सभी जगह समान मोटाई दिख रहा है, नहीं मेरे भाई, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, अच्छा बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा है, नहीं मेरे भाई, बीच की अपेक्षा किनारे पर पतला है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, सही जगह, सही बात, किनारे की अपेक्षा, ये दोनों किनारे, ये दोनों किनारे की अपेक्षा ये बीच में क्या है, मोटा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगर होता अवतल लेंस, तो अवतल लेंस में किनारे पर मोटा बीच में पतला, अवतल लेंस में किनारे पर मोटा बीच में पतला, ठीक है सर। चलो आ जाइएगा सवाल नंबर कितना, 48 की तरफ। कहता है अवतल लेंस में आवर्धन होता है, अवतल लेंस में आवर्धन होता है यूवी, ठीक है सर, इसे नोट कर लेना। जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। आइए जरा जी, कहता है ना सर कि प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की जो किरण होती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे,
जैसे सपोज मान लो कि आगे तुम अपने आगे मोमबत्ती जला लो, ठीक है, और मोमबत्ती जला लो अपने आगे, और एक पेपर को इस प्रकार से समेट करो, फोल्ड कर लो, ठीक है, और पेपर से देखना मोमबत्ती को, तो ये मोमबत्ती दिखाई देगा। अगर यही पेपर को फोल्ड करके पेपर को मोड़ देना और तब मोमबत्ती को देखना, नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये 2017 के पेपर में फर्स्ट सीटिंग में ये क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मेरा एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में था, ठीक है, नहीं सेकेंड सीटिंग में पूछा था सर, सेकेंड सीटिंग में पूछा था, ठीक है। चलिए आइएगा जरा सवाल नंबर कितना 50 की तरफ। कहता है क्या सर कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें, तो प्रकाश का वेग किसमें, निर्वात में न्यूनतम होता है, जल में न्यूनतम होता है, वायु में न्यूनतम होता है, कांच में न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग किसमें न्यूनतम होता है मेरे भाई, जरा कमेंट कर दो सर। ये तो सब कोई जानता होगा कि प्रकाश का वेग जो होता है वो कांच में न्यूनतम होता है, ठीक है। चलो आना 51 नंबर की तरफ। कहता है मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण, मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, इसे जरा कमेंट कर दो सर। मोटर गाड़ी जो चालक के सामने होता है ना सर, उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, देखो चालक के सामने, ये नहीं बताएंगे, ये तुमको सबको कमेंट करना पड़ेगा सर। इस सवाल को ना 51 नंबर सवाल हर कोई कमेंट करेगा, और जो ना करेगा नु रे तो समझ लेना मेरे भाई कंडीशन बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है। जो सही कमेंट कर देगा ना, तो गलते कमेंट काहे नहीं करो, लेकिन जरूर करो, क्योंकि कहता है ना सर कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं मेरे भाई। तो इंतजार नहीं करना है जीवन में, कोशिश करना है, और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं मानते मेरे भाई, ठीक है। बाकी सर आप तो समझिए गया होगा, जो इसका सही और सटीक जवाब कमेंट करेगा ना सर, उसको पक्का अपनी साली से शादी करा देंगे, पक्का तो पक्का, ठीक है। चलो अब जरा आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ, 52 नंबर की तरफ। 52 नंबर कहता है ना सर कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। देखो सर, चालक के सामने वाले शीशा जो होता है वो किसका होता है, हमने आपसे पूछा। मोटर गाड़ी कार के हेडलाइट में, देखो सर इसका जो मेन लाइट होता है ना, गाड़ी के जो मेन लाइट होता है ना सर, मेन लाइट हो चाहे मेन लाइट ना हो, लाइट के दुनिया के हर लाइट के परावर्तक सतह जो होता है ना सर, वो अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है, अवतल दर्पण का होता है, ठीक है। तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, दुनिया के हर गाड़ी के हेडलाइट में जो प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, वो हमारा अवतल दर्पण का किया जाता है, ठीक है। चलो आना सवाल नंबर 53 की तरफ। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, समतल दर्पण द्वारा सर देखो, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो हमेशा काल्पनिक होता है सर, ठीक है। आ जाना वास्तविक किस में होता है, तो वास्तविक आपको ये अवतल दर्पण में होता है। कौन सा दर्पण में होता है, अवतल दर्पण में, ठीक है सर। इसको काट दो, दोनों पूछेगा तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों भी होता है अवतले दर्पण में, ठीक है। चलो आ जाना, लेंस की क्षमता कैसा है मात्रक, तो लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f, जहां पे f हमेशा मीटर में रहेगा। तो लेंस की क्षमता कैसा है मात्रक, डायऑप्टर होता है, जो कि सर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइएगा तनी सवाल नंबर कितना 55 की तरफ। ये क्या हो गया रे, आना कहता ना सर कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाली चित्रें को कहा जाता है, प्रकाश की किरणें के पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, तो किरण आरेख कहा जाता है, किरण आरेख कहा जाता है, ठीक है सर। वो किरण, ये वाला किरण नहीं, वो किरण चलो, अरे थोड़ा सा मेरा तबियत ही ठीक नहीं है ना, तो गर्दा छुड़ा देते, ठीक है। आना कहता है 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होगा। देखो लेंस की क्षमता कितना है मेरे भाई, 2 डायोप्टर है, ठीक है। हमसे क्या पूछा, फोकस पूछा, यानी फोकस बराबर क्या हो जाएगा, वाट। आप समझना, हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया P बराबर 1/f, ये f हमेशा मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पे P का मान कितना आया है, 2 दिया हुआ है, तो 1/f हो जाएगा। ये f इधर आएगा सर, f ऊपर जाएगा, 2 खोपचा में जाएगा, यानी हो जाएगा f बराबर 1/2 हो जाएगा। यानी f का जो मान आया है वो 1/2 मीटर आया है, लेकिन सबका सब दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो सब सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो ये 1/2 में 100 से गुना कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, 2 से काटेंगे सर 50 बार में, यानी कहने का सेंस है 50 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। चलिए आइएगा सर अगली सवाल की तरफ। कहता है प्रकाश उत्तल लेंस का
फोकसांतर, अच्छा किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर इतना सेंटीमीटर हो तो इसकी क्षमता क्या होगा। देखो मेरे भाई डायरेक्टे तुम निकाल दो। अच्छा उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है मेरे भाई वो निगेटिव होता है। क्या होता है सर, निगेटिव होता है। हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है, हमने आपको पढ़ाया कि उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो निगेटिव होता है, जो कि फोकस दिया हुआ है। फोकस कितना दिया हुआ है, -50 सेंटीमीटर। डायरेक्टली लिखो, माइनस प्लस कहाँ लिखेगा, ऐसे उत्तल लेंस का फोकस भी निगेटिव होता है तो -50 लिख दो। अब तो हमसे क्या पूछा, क्षमता, तो P बराबर कितना दिया। अच्छा अब सोचना, ऐसे सोचना, ये क्या चीज में दिया हुआ है सर, ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये किस में दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन P बराबर 1/f में, ये f होनी चाहिए मीटर में, ये f का मान मीटर में होनी चाहिए, तभी ये फार्मूला पे हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये है सेंटीमीटर में। तो पहले f का मान को हम लोग मीटर में बदलेंगे, तो ये 50 को 100 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा 1/2 मीटर। ठीक है सर, आ जाना। अब ये f का मान रखो, तो P बराबर 1/f, f का मान कितना है, माइनस में 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -2 डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता का ऐसा है मात्र क्या है, डायोप्टर। ठीक है, यानी -2 डायोप्टर बोले तो ऑप्शन नंबर कितना, सी हो जाएगा। चलिए आइएगा तनी अगले क्वेश्चन की तरफ सर। अगला क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। ठीक है सर, जरा गौर कीजिएगा, पूरे नहीं थोड़ा गौर कीजिएगा। ठीक है, चलो आना, जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। आंसर लिखल है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। ठीक है, कहता है उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, धनात्मक। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, धनात्मक। आप जरा बता देना सर कि प्रकाश का पूरा ऑब्जेक्टिव हमने आपके लिए करवा दिया, फिर सब्जेक्टिव भी हमने आपको करवाऊंगा इसी टाइप करवा करके। ठीक है सर, बाकी आप बताना कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर आप अगला क्लासेस देखना चाहते हैं मेरे भाई, तो चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। और आप हमारे साथ डेली जुड़िए, शाम को 8 बजे हम आपके लिए सर तैयार रहते हैं एक बेहतरीन कंटेंट को लेकर के सर, क्योंकि कंटेंट में ही रिजल्ट होता है सर। जितना बेहतर कंटेंट देंगे उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। ये मेरा मानना नहीं है सर, वो हर टॉपर का मानना है, और हमने एक बार करके दिखाया। ठीक है सर, बाकी थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा ना तो कमेंट कर देना, हर दोस्तों तक शेयर कर देना। ठीक है सर, थैंक यू।